प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव में हम लोग सेंटेंसेस को थोड़ा देखें। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस दे रहा हूं, जैसे ही इज स्मार्ट। अब इसका नेगेटिव होगा ही इज नॉट स्मार्ट। इंट्रोगेटिव होगा इज ही स्मार्ट, इज ही नॉट स्मार्ट, व्हाई इज ही स्मार्ट, या हाउ इज ही स्मार्ट, एंड व्हाई इज ही नॉट स्मार्ट। तो एक सेंटेंस के 6 स्ट्रक्चर्स आपके सामने आ गए। ठीक उसी तरह से मॉडल के साथ भी आप लीजिए, जैसे ही कैन बी स्मार्ट। एक बात ध्यान रखेंगे आप कि जब मॉडल के साथ जब आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत मैंडेटरी है ये रूल कि बिना बी लगाए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ही कैन बी स्मार्ट, बी लगाना आवश्यक है और तमाम मॉडल्स में लगाना आवश्यक है। तो ही कैन बी स्मार्ट अफर्मेटिव, ही कांट बी स्मार्ट नेगेटिव, कैन ही बी स्मार्ट इंटरोगेटिव, कैन ही नॉट बी स्मार्ट नेगेटिव इंटरोगेटिव, कांट ही बी स्मार्ट भी इसको कह सकते हैं। फिर हाउ कैन ही बी स्मार्ट एंड हाउ कैन ही नॉट बी स्मार्ट। तो ये एक स्ट्रक्चर के 6 हो गए। तो अगर मान लीजिए कि हमने 12, 13, 14, 15 सेंटेंस की चर्चा पीछे की हमने, तो ये मतलब कि 90 to 100 सेंटेंस। फिर इसको कॉम्प्लेक्स करेंगे, जैसे अब जैसे मैंने कहा, एक वाक्य दिया था मैंने, ही हैज बीन स्मार्ट। तो ही हैज बीन स्मार्ट आपको थोड़ा सा अजूबा सा लगेगा, लेकिन ये बहुत सार्थक सेंटेंस है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। इसका मीनिंग हिंदी में भी आप जान लीजिए। ही हैज बीन स्मार्ट का मतलब होता है कि वह स्मार्ट रहा है, पहले भी था अभी भी है। और इसके भी नेगेटिव होंगे, इसके भी इंट्रोगेटिव होंगे। तो जितने भी सेंटेंसेस हमने आपके सामने रखे हैं सारे 6 फॉर्म में राउंड अबाउट। अब अगर कॉम्प्लेक्स बनाएं, जैसे डू यू नो व्हाई ही इज स्मार्ट, डू यू नो व्हाई ही हैज बीन स्मार्ट, डू यू नो व्हाई ही वाज स्मार्ट, डू यू नो व्हाई ही हैड बीन स्मार्ट, एंड डू यू नो व्हाई ही विल बी स्मार्ट। Do you know why he can be smart? Do you know why he should be smart? तो कॉम्प्लेक्स भी हम बना सकते हैं और सारे सेंटेंसेस की संख्या को जोड़ेंगे आप, तो एक स्मार्ट एडजेक्टिव से 100 सेंटेंसेस, और वो भी करेक्ट सेंटेंस जो कहीं से क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंसेस, रेलिवेंट सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तो स्टूडेंट का जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो कैसे बढ़ता है जब उसे पता है कि एक एडजेक्टिव मैंने स्मार्ट की बात की है और सैकड़ों एडजेक्टिव्स हैं। तो एक एडजेक्टिव से जब 100 सेंटेंस बन सकते हैं, और ये एक कंसेप्ट अगर स्टूडेंट के दिमाग में है तो इस कंसेप्ट से 2 फायदे उसको होने वाले हैं। एक तो कि जब वो लिखेगा तो ये तमाम जानकारियां उसको ऐड करेंगी, लिखने में कॉन्फिडेंस बढ़ा कर रखेंगी। फिर जब वो बोलेगा तो फिर वहाँ वही कॉन्फिडेंस होगा, और फिर जब वो एग्जाम में बैठेगा तो वहाँ भी इस कॉन्फिडेंस का रिफ्लेक्शन होगा। और जहाँ तक एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव की बात है, इसमें इसकी संख्या तो और बढ़ जाती है, क्योंकि हम 12 टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, तमाम मॉडल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें संख्या तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये मैंने आपको बताया प्रेडिकेटिव यूज। अब इसका एट्रीब्यूटिव यूज को भी थोड़ा सा आप देख लें, इसको समझ लें हल्का सा। जैसे एक सेंटेंस दे रहा हूं, अ स्ट्रॉन्ग मैन इम्प्रेसेस ऑल। अब यहाँ जो स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है इसका एट्रीब्यूटिव इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये मैन नाउन को डायरेक्टली क्वालिफाई कर रहा है। अब इसको देखें आप, a strong man impresses all, a strong man is impressing all, a strong man has impressed all, a strong man has been impressing all, a strong man impressed all, a strong man was impressing all, a strong man had impressed all, a strong man had been impressing all, a strong man will impress all, a strong man will be impressing all, a strong man will have impressed all, a strong man will have been impressing all, a strong man can impress all, a strong man could
impress all, a strong man should impress all, a strong man might impress all, a strong man may impress all, a strong man should have impressed all, a strong man could have impressed all, a strong man might have impressed all. तो काफी सारे सेंटेंसेस, और फिर ये सब सेंटेंसेस नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव, फिर इसके कॉम्प्लेक्स। तो मतलब आपको 100 नहीं, सैकड़ों सेंटेंस आप एक एडजेक्टिव, यहां भी मैंने एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है, स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे आपके कॉन्फिडेंस का डोमेन बढ़ता है। और जब तक ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन करेक्टली आपके पास ना हो, इसी के कारण आपको हेसिटेशन होता है, आपका कॉन्फिडेंस शेक करता है, तब जब आप लिखते हैं, तब जब आप बोलते हैं। इसलिए हमारा आपसे आपको एक सलाह है कि ग्रामर को ठीक से समझने की कोशिश करें, और एक एक चैप्टर बेसिक, जैसे एडजेक्टिव का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अगर ये सेंटेंस के निर्माण में आपको सीधे मदद नहीं करता है। और चूंकि ये सेंटेंस के निर्माण में गजब की भूमिका अदा करता है, इसलिए मेरा आपसे कहना है, और मैं आपको बहुत सीधी सलाह देता हूं कि इसको नज़रअंदाज न करें, इसको आप ओवरलुक न करें, इसकी महत्ता, इसके इम्पोर्टेंस को समझते हुए इसकी बारीकियों में आप जाएं। अब एडजेक्टिव के डेफिनेशन के बाद, एडजेक्टिव के यूज के बाद, अब हम लोग एडजेक्टिव्स के काइंड्स की भी चर्चा करें। चूंकि होता यह है कि ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स आपके एग्जामिनेशन में जहां तहां आपके क्वेश्चंस में बिखरे पड़े होते हैं। अगर इन एडजेक्टिव्स को आइडेंटिफाई न कर सके आप कि ये शब्द जो है क्या, क्योंकि वो शब्द वहाँ उसके होने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। वो शब्द नाउन भी हो सकता है, तो नाउन का अलग ग्रामर है कि वो सेंटेंस में कहाँ प्लेस्ड होगा। प्रोनाउन भी हो सकता है, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो वहाँ प्रीपोजिशन भी हो सकता है, वो वहाँ वर्ब भी हो सकता है, वहाँ वो कंजंक्शन हो सकता है, वहाँ वो एडवर्ब हो सकता है, और वहाँ वो इंटरजेक्शन हो सकता है। तो मेरा तमाम इंग्लिश लर्नर्स से कहना है कि आप इन तमाम तरह के शब्दों को पहले जानें। शब्द जो हैं, जैसे ईंटों के बगैर एक बड़ी इमारत नहीं खड़ी की जा सकती, शब्दों के बिना अच्छे, खूबसूरत और ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस निर्मित नहीं किए जा सकते। शब्द सेंटेंस निर्माण की एक बहुत ही उपयोगी इकाई है, इनको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, और ये बहुत आसान है। अगर आप समझने की तरफ फोकस करें अपने अटेंशन को, तो ये ऐसा नहीं कहीं बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बहुत आसान है शब्दों को समझना। अब हम यहाँ आपसे, चूंकि चैप्टर हमारा एडजेक्टिव है, इसलिए हम इसके डिफरेंट काइंड्स की चर्चा आपके सामने करना चाहते हैं। अब जैसे एडजेक्टिव, 10 तरह के एडजेक्टिव की चर्चा करता है हमारा ग्रामर। एक एडजेक्टिव है, इसको वो कहता है कि प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव हम उन एडजेक्टिव्स को कहते हैं जो प्रॉपर नाउन से निर्मित किए जाते हैं। जैसे चाइना, तो चाइनीज हो गया हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडिया, इंडियन हो गया प्रॉपर। जापान, जापानीज हो गया। अमेरिका, अमेरिकन हो गया। तो ये प्रॉपर नाउन से जब हम किसी एडजेक्टिव का निर्माण करते हैं, तो उसको ग्रामर कहता है कि ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। इसको हम लोग जाने, क्योंकि अगर हम जान गए कि प्रॉपर एडजेक्टिव है, तो फिर इसका प्लेस क्या होगा सेंटेंस में, उसकी तरफ भी हमारा ध्यान जाता है और एक कंसेप्ट भी बनता है। अब जैसे दूसरा प्रकार है इसका पजेसिव एडजेक्टिव। ये पजेसिव एडजेक्टिव जो है, ये रिलेशन या पोजीशन की तरफ हमें इशारा करता है। अब जैसे पजेसिव एडजेक्टिव में है माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर। ये है पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे आप कहते हैं माई बुक, माई हाउस, माई ब्रदर,
माय फादर। तो ये माय पजेसिव एडजेक्टिव का यहाँ काम करता है। और यहाँ भी देखिए सारे नाउन्स के पहले इस्तेमाल हो रहा है। तो ये है उपयोग हमारे पजेसिव एडजेक्टिव का। तो नाउन के पहले इस्तेमाल होगा और ये काफी सारा सेंटेंस के निर्माण में इसकी उपयोगिता है। अब पजेसिव एडजेक्टिव के बाद तीसरा एडजेक्टिव हम आपके सामने रखेंगे, उसको हम लोग कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को ये डिमॉन्स्ट्रेट करने का, इंगित करने का, संकेत करने का काम करता है। अब जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सेम, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के। दिस जब प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सिंगुलर प्रयोग करेंगे। दैट का प्रयोग सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए करते हैं। दीज प्लूरल के लिए करेंगे, दोज प्लूरल के लिए करेंगे। सच और सेम दोनों के लिए हम करते हैं। जैसे सच ए पिक्चर और सच पिक्चर्स, सच ए बॉय एंड सच बॉयज। द सेम गर्ल, सिंगुलर हो गया गर्ल, एंड द सेम गर्ल्स। तो ये सच और सेम दोनों के लिए इस्तेमाल करेंगे, बाकी आपको हमने बताया। लेकिन ये भी यहाँ भी ध्यान रखें कि दिस वो, दैट हाउस, तो ये सारे जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का, यह भी नाउन के पहले ही इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये दिस अगर सेंटेंस में हो कहीं तो आप समझें कि भाई ये एडजेक्टिव है और इसका इस्तेमाल इस तरह से हुआ है। अब जैसे अब दिस के साथ अगर मान लीजिए प्लूरल वर्ब इस्तेमाल हो गया या प्लूरल नाउन इस्तेमाल हो गया, तो दिस तो सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से आप को समझना है, अलग अलग चीजों को समझना है। अब इसके बाद एक एडजेक्टिव है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो प्रत्येक के लिए कईयों में से, जैसे ईच प्रत्येक के लिए, एवरी प्रत्येक के लिए, आइदर दो में से एक के लिए, नाइदर दो में से किसी के लिए नहीं, इस ढंग से हम प्रयोग करते हैं। और ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये एग्जाम्पल हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के, और इनके बाद ही नाउन का इस्तेमाल होता है। जैसे ईच बॉय, ईच गर्ल, एवरी मैन, एवरी वुमन। अब जैसे नाइदर गर्ल, नाइदर पेन, तो ईच, एवरी, जैसे आइदर हाउस, आइदर कार। तो आइदर कार्स नहीं कर सकते हम, क्योंकि दो में से एक के लिए पॉजिटिव सेंस को कैरी करता है, लेकिन दो में से एक। अब आइदर कार्स अगर कहीं आप देखें तो वो गलत प्रयोग है, आइदर कार्स हो ही नहीं सकता, वहां एरर है। जब होगा आइदर कार, आइदर बॉय, आइदर गर्ल, आइदर क्वेश्चन, आइदर प्रॉब्लम। तो इस तरह से एक एक शब्द ग्रामर को भी तय करता है। हम जब तक शब्द पर सिमट के नहीं आ जाएंगे कि हर शब्द अपना ग्रामर लिए हुए खड़ा है, तब तक ग्रामर का ऑब्जेक्टिव नॉलेज नहीं होता। तो आदमी क्या करता है, स्टूडेंट्स, दुनिया के लर्नर्स जो हैं वो रटने लगते हैं अंग्रेजी को। अंग्रेजी में समझने की बातें बहुत सारी हैं, समझेंगे तो अंग्रेजी बहुत कंफर्टेबली आपके समझ में आने लगेगा, और फिर मेमोरी पर प्रेशर बहुत घट जाता है। हम ये नहीं कहते कि मेमोराइजेशन का काम अंग्रेजी में नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी दोनों फैकल्टी को जब ऐड करेंगे तो ये लर्निंग ऑफ लैंग्वेज जो है इंग्लिश बहुत कन्वीनियंट हो जाता है।